अब इसमें अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मेरा थोड़ा सा गला खराब है। इसमें अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में उपबंध नहीं किया गया था? तो पहला ऑप्शन है, इसने युद्ध और शांति से संबंधित मामलों में बंगाल प्रेसिडेंसी को बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को सर्वोपरि बनाया। लाइट कम कर देती हूँ थोड़ी सी। फिर दूसरा ऑप्शन है, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसलरों की पदावधि 5 वर्ष नियत की गई। तीसरा ऑप्शन है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस स्थापित किया गया। चौथा ऑप्शन है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के उत्तराधिकारियों को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया। तो इसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के में जो उपबंध नहीं किए गए उसके बारे में पूछा था। तो इसका सही आंसर है डी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के उत्तराधिकारियों को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। ये गलत है। बाकी हम इसका डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, ये पहला हमें जानकारी मिलती है। और इसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और उसकी सहायता हेतु 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनकी पदावधि 5 वर्ष नियत की गई। इस एक्ट के द्वारा मद्रास जो वर्तमान में चेन्नई है और बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन किया गया। साथ ही कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1773 में, जो पहला उच्च न्यायालय बना। इस एक्ट में गवर्नर जनरल की काउंसिल को बम्बई और मद्रास, यानी कि वर्तमान मद्रास को चेन्नई कहा गया है यहाँ पे, तो मद्रास प्रेसिडेंसी के उत्तराधिकारियों को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? मतलब इससे हमें एक ऑप्शन सही नहीं मिलेगा, बाकी तीन जो ऑप्शन है वो हमें सही मिल जाएंगे। तो इसमें 1813 के चार्टर एक्ट में पूछा है कि इस एक्ट ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की और इसने ब्रिटिश इंडिया शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा को प्रभुत्व को स्थापित किया। और थर्ड ऑप्शन है, इस एक्ट ने चाय का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये इसमें जो सही आंसर वो है सी। तो जो नहीं था, नहीं के बारे में पूछ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। तो इसमें कहा गया है कि इस एक्ट ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की और इसने ब्रिटिश इंडिया शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को स्थापित किया और इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बाशिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की। नेक्स्ट है भारतीय शासन व्यवस्था 1935। इसको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा 120 सदस्य वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई? तो 120 सदस्य थे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में और यह जो व्यवस्था हुई थी ये वर्ष 1935 में भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। तो इसमें कहा गया है कि 1853 का चार्टर एक्ट, 1919 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1793 का अधिनियम। तो इसका सही आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा 120 सदस्य वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई। इसकी प्रथम बैठक 8 फरवरी 1921 ईस्वी को हुई। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता वायसराय द्वारा की जाती थी। चैम्बर के पहले चांसलर बीकानेर के महाराजा सर गंगा सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की? तो इसका सही आंसर होगा
भारत सरकार का अधिनियम 1919। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा की गई थी। द्वैध शासन से तात्पर्य शक्तियों का बंटवारा करना है, उसके प्रशासन की विभिन्न व्यवस्थाएं करना है। इस व्यवस्था को भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों से समाप्त कर केंद्र में लागू कर दिया गया और कुछ प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके ऑप्शन है, यह गोलमेज परिषदों का परिणाम था। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना को बंद किया गया था। इसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्राधिकार को भारत सरकार के ऊपर बनाया रखा। इसमें प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध समाविष्ट किया गया। तो इसमें सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 3 गोलमेज सम्मेलनों के संपन्न होने के बाद पारित किया गया। सॉरी, मैं सही नहीं बता पाई, इसमें सही नहीं है। इसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्राधिकार को भारत सरकार से ऊपर बनाए रखा, तो ये सही नहीं है। अब इसमें से सही कौन सा है? ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 3 गोलमेज सम्मेलनों के संपन्न होने के बाद पारित किया गया था। इसके द्वारा सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान लाया गया। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया था। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक, संविधान निर्माण के चरण। तो इसमें संविधान सभा के गठन का स्रोत, निर्माण प्रक्रिया, समितियां, विशेषताएं इत्यादि को हम पढ़ेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो इसमें प्रारूप समिति की नियुक्ति, अधिनियम भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया, भारत संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि और संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो इसमें सब हम डायरेक्ट आंसर पढ़ते हैं। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी 29 अगस्त 1947 को और भारत संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को और भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि है 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के प्रमुख प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप प्रतिबिंबित करता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है, यह आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्यों को निर्धारण करता है। दूसरा ऑप्शन है, यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है। तीसरा ऑप्शन है, यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। चौथा ऑप्शन है, यह सामाजिक न्याय, सामाजिक समता, सामाजिक सुरक्षा को प्रतिभूत करता है। तो इसका सही आंसर है, संविधान एक ऐसा अलिखित दस्तावेज होता है जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की शक्ति का स्रोत होता है। संविधान सरकार की शक्तियों को परिभाषित कर उन्हें सीमाबद्ध करता है। भारत में संविधान ही सर्वोच्च कानून है तथा अन्य सभी विधियों का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो इसका सही उत्तर है उद्देश्य प्रस्ताव, जो आगे चलकर भारत के संविधान की प्रस्तावना बना, को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को इस प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया।
संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को आहूत की गई थी। इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और इसके स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 को बने थे और वो स्थायी अध्यक्ष बने, जो आगे चलकर स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन है, इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। इसका सही आंसर होगा बी। एक और तो दोनों सही है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक संपन्न हुई। इस अंतिम बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए। उसके बाद 26 जनवरी 1950 से 1951, 1952 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडे को स्वीकृत किया था। और सेकंड कथन है, नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। हाँ, तो इसमें दोनों से चुनाव करना है हमें उचित उत्तर का। तो इसका सही आंसर है ए, मतलब कथन एक और दो दोनों सही हैं कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में तिरंगे को स्वीकृत किया और नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति बने। इनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक रहा। इन्होंने 6ठी लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। मतलब दोनों कथन सही है।